Good morning, student. Class 8th, Geography portion, chapter number 4, Agriculture. What is the meaning of agriculture? किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. You are very well known about this word, agriculture. A primary activity is an age-old important economic activity of man. ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है और साथ के साथ ये इतनी पुरानी एक्टिविटी है जहां पर मैन डिपेंड है इकोनॉमी के लिए. 60 to 70% इंडियंस आज भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. इट सर्व एज अ बेस फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. ये एक बेस है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी का बेस है. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ट्रू है. इट इंक्लूड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, fruits, vegetable, flowers, animal rearing and forestry. At the beginning, man started to grow crops and rear animals for subsistence purpose, but today agriculture has assumed a diversified form. With the introduction of better farming techniques and know-how, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप्स. देखो, पहले जब स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर तो ये सिर्फ अपनी जो इनिशियल्स नीड होती है ना, हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के पर्पज से किया गया था. ये जो स्टार्ट किया गया था एग्रीकल्चर की जो टेक्निक आई थी. लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम? आज उस टाइम पर ये सिर्फ पेट भरने और खुद की नीड को पूरा करने के लिए, जो नीड्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, कॉटन है, उससे क्लोथ्स बनते हैं. तो अपनी नीड्स को, अपनी बॉडी को कवर करना और अपनी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए ये प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का सिस्टम स्टार्ट किया गया था. बट आज हम इसको कमर्शियल टाइप में देखते हैं. कमर्शियल मीन्स बिजनेस टाइप में देखते हैं. लोगों ने एक बिजनेस जो है, जैसे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो फार्मिंग ही करते हैं डिपेंडेंट, तो एक तरह का उनका बिजनेस है. वो फार्मिंग करते हैं, अपनी क्रॉप को मार्केट में सोल्ड करते हैं, उससे जो अर्निंग होती है वो अपनी लाइफ की बाकी फैसिलिटीज उससे क्लियर करते हैं. ठीक है. अब मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, चलते हैं आगे की तरफ. द टर्म एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन. एग्री का मतलब होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है. एग्री मतलब सॉइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन करना, यानी सॉइल का कल्टीवेशन करना. इट मे बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्लांट utilization of land or soil and water for the growth of plants and animals to meet the basic requirements of foods and clothing. इसको अगर अपन डिफाइन करते हैं तो क्या आता है कि वो सिस्टम, वो वर्क जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है? सॉइल और वाटर के साथ प्लस प्लांट्स एंड एनिमल्स के सहयोग से. ऐसी एक्टिविटी जिसमें ह्यूमंस की एक्टिविटी प्लस उस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व करता है एनिमल्स को, सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को. और जब वो एक्टिविटी पूरी होती है तो क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है फूड और क्लोथिंग की वो कंप्लीट होती है. टर्म्स टू रिमेंबर्स, कुछ टर्म्स है जिसे आपको रिमेंबर करना ज़रूरी है. सेरिकल्चर, पिस्ट्रीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. ये वर्ड आपके लिए नए नहीं है बच्चा, नहीं है नए, बिल्कुल नहीं है बेटा. नए तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ते आए हो. 5th में भी पढ़ा था, 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था EVS में. सेरिकल्चर, इट इज़ अ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फॉर कमर्शियल पर्पस. सेरिकल्चर किसको कहते हैं? सिल्क वॉर्म से सिल्क का बनना, रॉ सिल्क, उसे सेरिकल्चर कहते हैं.
Pisciculture, it refer to the breeding and rearing of fish in specially constructed tank and pond, is also called fish farming. फिश फार्मिंग को पिस्टिकल्चर कहते हैं, यानी जो फिश की फार्मिंग करते हैं ना, बड़े बड़े पॉन्ड्स, बड़े बड़े जो होल बनाए जाते हैं उसमें वाटर फिल किया जाता है, जो एटलीस्ट पॉन्ड्स के अंदर ही फिश के जो छोटे छोटे से एग्स होते हैं उन्हें डाला जाता है, और उसके बाद जो फिश प्रोड्यूस होती है उसके बाद तो उन फिश को सेल आउट किया जाता है मार्केट में, तो ये फिश फार्मिंग है। नेक्स्ट है विटिकल्चर, इट रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग ग्रेप्स। ग्रेप्स की फार्मिंग देखी है आप लोगों ने? जैसे अदर क्रॉप की फार्मिंग होती है ऐसे फार्मिंग नहीं होती। ग्रेप्स जो है एक रूट के टाइप में, जो स्टेम होती है उस टाइप में ये बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, और ये इनका कोई पेड़ नहीं होता बेटा, कोई ट्री नहीं होता, ये स्टेम के अकॉर्डिंग जो क्या कहते हैं बेल जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर उठती हैं, और इनके लिए एक बिल्कुल जाली टाइप में आयरन की जो नेट होती है उसको बिछाना पड़ता है, उसके ऊपर ये फैलती जाती है, एक मिनिमम हाइट पे उस पर फैलती है ये। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक फार्मिंग है ये। तो इस ग्रेप की फार्मिंग को हम विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, horticulture is growing of vegetables, fruits and flowers for commercial purpose, called horticulture. Primary activity, various economic activities. So primary activity, it include extraction, production, provision of raw material, fishing, forestry, mining, quarrying, etc. 4 टाइप की एक्टिविटीज़ देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। और बिकॉज ऑफ हम देखते पढ़ते तो एक्चुअली 3 टाइप्स की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, बट क्वाटरनरी आपके इसमें एक और इन्वॉल्व की गई है। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है? जितने भी टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फार्मिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी, they are concerned with the processing of natural resources. Raw materials are converted into some product of uses, thereby adding more value. For example, weaving of clothes from raw cotton. यहाँ पर आती है इंडस्ट्रीज, सिंपल वर्ड में बताऊंगी तो प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल, यानी जो भी मिनरल्स भी जो रॉ फॉर्म में निकलते हैं ना माइनिंग के थ्रू, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएंगे। सेकेंडरी एक्टिविटी में इंडस्ट्री लेवल आता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर से लाया गया रॉ मटेरियल, माइनिंग क्वेरिंग के थ्रू लाया गया रॉ मटेरियल रेडी टू यूज गुड्स में चेंज किया जाता है, कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटी में इट रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एक्सेट्रा। टेरिटरी सेक्टर क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है फॉर फाइनेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ज़रूरी होता है, रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेके जाना, और ट्रेड, ट्रेड यानी बिजनेस, जो बिजनेस है बाइंग और सेलिंग का, दोनों में ही ज़रूरी है। तो टर्चरी सेक्टर में हम क्या देखते हैं? पहले में रॉ मटेरियल मिल गया प्राइमरी में, सेकेंडरी में वो गुड्स में चेंज हो गया। अब जब वो सब कुछ हो चुका है तो अब क्या होगा? अब ट्रेड होगा, फाइनेंस होगा, ट्रांसपोर्ट चाहिए। Quaternary activities is concerned with intellectual activities like law, government, research, media, etc. क्वाटरनरी एक्टिविटी में इसमें क्या आता है? इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आती है, जैसे लॉ आया। देखो, किसी भी बिजनेस करने के लिए हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जब 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है। वो एग्रीमेंट के जो बेसिस होते हैं वो एक टाइप का लॉ ही है, कानून है। यानी अगर दोनों ही पार्टनर में से कोई भी एक धोखा कर देता है, या जैसे 50-50 का रेशियो है कि भाई प्रॉफिट जो है 50-50 मिलेगा, लेकिन अगर फाइनेंस उसके हाथ में है और उसने क्या किया, आपको नहीं दिया, वो पूरे पैसे लेके भाग गया, तो आपके पास लॉ है, कानून है, आप उसके पास, आप कानून के पास जाएं, आपको आपकी मनी वापस मिल जाएगी।
गवर्नमेंट है आपके पास, जैसे आप एग्रीकल्चर करते हो तो गवर्नमेंट आपके प्रोडक्शन को खरीदती है एमएसपी पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट है आपके लिए। रिसर्च सेंटर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या नई टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, मीडिया है। तो ये सारे जो सेक्टर आते हैं क्वॉटरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग लाइक एनी अदर सिस्टम इंटेल इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट। देखो अब सिस्टम पे आते हैं हमने एक्टिविटीज़ तो देख ली। सिस्टम की बात करें तो एग्रीकल्चर भी के 3 स्टेप होते हैं, फार्मिंग के भी 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। अब ये होते क्या है तो हम पढ़ते हैं। इनपुट में क्या है ये इनपुट, क्यों एग्रीकल्चर को या फार्मिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनपुट मीन्स, इनपुट का फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट यानी वो सिस्टम या वो स्टेप जहां पर एनवायरनमेंट के थ्रू हम फार्मिंग पे डिपेंड है। जैसे टेम्परेचर, ऑब्वियस है टेम्परेचर को हम लो या हाई नहीं कर सकते। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर को जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर फिजिकल इनपुट कहलाते हैं। सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्स सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन, क्रॉपिंग पैटर्न डिफर एज पर टेम्परेचर कंडीशन। देखो टेम्परेचर लो और हाई नहीं हो सकता, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे लो एंड हाई होता है अपने अकॉर्डिंग, ओके। हम नहीं कर सकते कि बटन घुमाया या स्क्वीज किया तो वो लो एंड हाई हो गया, नहीं। तो जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो भी उस एटमॉस्फेयर के टेम्परिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। रेनफॉल, वाटर इज अनदर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। देखो जो है जो क्रॉप्स है, हर क्रॉप्स की जो नीड है वाटर की वो अलग अलग है, सबको पता है। जैसे राइस के लिए फुल वाटर चाहिए होता है, वो जब तक उसके अंदर बिल्कुल डूबे हुए नहीं होते हैं उनके प्लांट्स आधे आधे, राइस ग्रो नहीं होता। उसी तरह वीट को इतना पानी नहीं लगता जितना राइस को लगता है। तो यानी 2 क्रॉप है, दोनों ही मस्ट है, लेकिन दोनों की जर्मिनेशन से लेके उनकी हार्वेस्टिंग तक दोनों का सिस्टम भी चेंज है, ठीक है। तो उसी तरह रेनफॉल जो है ये भी एक इफेक्टिंग फैक्टर है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो जो डिपेंड ऐसी क्रॉप्स जो जहाँ पर पानी नहीं है और जो फार्मर सिर्फ ओनली रेनफॉल पे डिपेंड है, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी क्रॉप खराब हो गई, बारिश कम हो गई तो भी क्रॉप फेल हो गई। तो दोनों ही में ये रेनफॉल जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। Soil refer to the topmost layers of unconsolidated layer which contain both organic and inorganic matter. Soil provide important nutrition necessary for growth of crop, namely nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium. Soil is another important factor of the agriculture. By what? तो सॉइल में अगर हम कहते हैं ना कि सॉइल की फर्टिलिटी लेवल, तो फर्टिलिटी क्या है? तो सॉइल में ये सारे न्यूट्रिशंस का होना मीन्स सॉइल में फर्टिलिटी लेवल है। सॉइल में इन न्यूट्रिशंस का कम होना यानी सॉइल में फर्टिलिटी लेवल कम है। होना और कम होना यानी जिस तरह हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना आयरन की, कैल्शियम की, ऑक्सीजन की, विटामिन्स की, उसी तरह कैलोरीज की, उसी तरह अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाते हैं ना। उसी तरह सॉइल में प्रोडक्शन करने के लिए सारे न्यूट्रिशंस का होना ज़रूरी है। सॉइल में ये न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, सॉइल भी बीमार हो जाएगी। अब जब सॉइल बीमार ही हो जाएगी, जब हम बीमार होते हैं तो हम वर्क नहीं कर पाते। तो जब सॉइल बीमार हो जाएगी तो सॉइल में प्रोडक्शन कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि सॉइल में न्यूट्रिशंस का होना ज़रूरी है। Relief is the general slope of the land. Steep slope are not favored for agriculture activity because on steep slope soil erosion a big problem. देखो सीधी बात है, स्लोप जो रिलीफ मीन्स रिलीफ का मतलब होता है लैंड जो
अर्थ के ऊपर क्रस्ट लेयर है, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग अर्थ पे जो क्रस्ट की लेयर है ना, ठीक है, लिथोस्फीयर, अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी अलग अलग कंडीशन पे हमें अलग अलग टोपोग्राफी देखने मिलती है। रिलीफ मतलब लैंड देखने मिलती है। जैसे माउंटेन्स के जहाँ पर आप जाओगे वहाँ आपको प्लेन लैंड नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, वहाँ पर स्लोपी एरिया है, यानी इस तरह से जो ढलाव होता है ना, तिरछा एरिया है वहाँ पर। आप अगर नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं या मिडल पार्ट में आते हैं तो वहाँ आपको जो लैंड दिखेगी वो प्लेन एरिया और फर्टाइल मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया और अकॉर्डिंग टू स्लोपी एरिया, दोनों ही जगह आप देखो तो प्लेन एरिया पे एग्रीकल्चर करना बहुत इजी है, स्लोपी एरिया पे एग्रीकल्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल, क्योंकि स्लोपी होने की वजह से जब आप इरिगेशन करते हो तो सॉइल का बह जाना पॉसिबल होता है, तो वहाँ अलग टेक्निक्स के से क्रॉपिंग की जाती है। तो रिलीफ इज द अनदर पॉइंट। और साथ के साथ जो प्लेन एरिया पे क्रॉपिंग होती है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है अकॉर्डिंग टू स्लोपी एरिया। नेक्स्ट है फिजिकल इनपुट में ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट्स क्या है भाई? इंपॉर्टेंट ह्यूमन इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर एंड स्टोरेज। क्लियर? नहीं समझाते हैं। फिजिकल इनपुट पढ़ लिया जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के होता है। ह्यूमन इनपुट्स क्या है? अब एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ तैयार है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है हमारे पास, रिलीफ है हमारे पास, यानी लैंड है हमारे पास, लेकिन अब हम इसका करेंगे क्या जब तक ह्यूमन इनपुट्स इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। अब ह्यूमन इनपुट्स कैसे इन्वॉल्व होगा भाई? ह्यूमन इनपुट्स ऐसे इन्वॉल्व होगा, अब वो सीड लेकर आएगा, सीड जर्मिनेशन वही करेगा, फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह डालते हैं उसमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो वही डालेगा, मशीनरी सिस्टम जो उसमें चाहिए वो भी ह्यूमन ही करेगा। बाद में हार्वेस्टिंग के लिए जो लेबर चाहिए और हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो सब कहाँ से आएगी? वो सब किसके थ्रू आएगी? वो सब ह्यूमन के थ्रू आएगी। तो एग्रीकल्चर का ये लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज। तो सीड से लेके स्टोरेज तक का जो सिस्टम है वो ह्यूमन इनपुट्स में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस। प्रोसेस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर आर प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। तो ये प्रोसेस है, स्टेप है जो हमारे पास थर्ड फॉर्म में आते हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर डन होता है। थर्ड है आउटपुट। ठीक है, हमने फर्स्ट पढ़ लिया इनपुट, सेकंड पढ़ लिया प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। क्रॉप कैन बी फूड क्रॉप लाइक राइस, wheat, millets, etc. or fiber crops like cotton, jute, silk और beverage crop like tea and coffee. देखो आउटपुट यानी एग्रीकल्चर के इनपुट और प्रोसेस के बाद क्या प्रोडक्शन मिली जो यूजेबल है। तो क्या मिलता है? किसी भी फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद प्रोसेस हो गई, हार्वेस्ट हुई, हार्वेस्ट के बाद ग्रेन मिला कुकिंग के लिए, फूड मिला खाने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क मिलता है। तो आफ्टर दी प्रोसेस हमारे पास क्या आया वो है आउटपुट। पूरी सिस्टम के बाद इनपुट और आउटपुट के बाद जो प्रोडक्शन आई वो है आउटपुट। ठीक है, अब फार्मिंग की टाइप्स क्या है? फार्मिंग की दो टाइप्स होती है। फार्मिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट वेरियस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग आर इफेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफिकल कंडीशन, level of technology and socio-economic culture factor on the basis of produced labor and level of technology. Farming can be classified into two broad types: subsistence farming and commercial farming. According to geographical factor or technology factor, we have to decide it. The farming have two big types.
दर वन इज सब्सिस्टेंस, नदर वन इज कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स के जो फार्मिंग है उसको जोग्राफिकल टाइप में और टेक्नोलॉजी के टाइप में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। ये है क्या, चलो पढ़ते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और एग्रीकल्चर, सॉरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट। अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन मॉनसून रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये वो टाइप का एग्रीकल्चर है जहां पर हम ये देखते हैं कि ये मॉनसून में होता है और साउथ ईस्ट में होता है और साउथ एशियन कंट्रीज में होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉनसून टाइप बहुत वाटर होता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड आर वेरी स्मॉल सो दैट फार्मर्स कैन सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। इस टाइप के एग्रीकल्चर में फील्ड्स जो होती है, यानी जो लैंड्स जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, खुद और खुद की फैमिली को ही इस फार्मिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अदर लेबर की इन्हें ज़रूरत नहीं होती। There is intensive use of labor and implements use are also very simple and primitive। तो यहाँ पर जो फार्मिंग करने का सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होता है और प्रिमिटिव होता है, यानी ट्रेडिशनल होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, ये मानसून पे डिपेंड होती है। नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप आर ग्रोन एट द टाइम। तो फार्मिंग जो है डिपेंड है मानसून पे, क्योंकि ये प्रिमिटिव और सिंपल तरीके से फार्मिंग करते हो तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है और एनवायरमेंटल कंडीशन अगर सूटेबल होती है तो जो क्रॉप की वैरायटी है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। They do not lead the settled life. It practice in semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। ये जो है क्या है एक्चुअली, सॉरी, this type of farming depend upon monsoon. A large variety of crops are grown at the time. Multiple cropping and intercropping are nomadic herding भी तो था, यही रहा। मल्टीपल क्रॉपिंग यही पढ़ रहे थे ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, हाँ। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप आर ग्रोन एट द टाइम। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग आर वेरी कॉमन। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, ये देखो ये दो वर्ड आए हैं, इंटरक्रॉपिंग, सॉरी इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। एक लैंड पे एट दैट टाइम, यानी एक ही टाइम पे एक लैंड पे उस लैंड को डिवाइड कर देना 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, वट एवर यू नीड, और उस लैंड पे आफ्टर द डिवाइडेशन उस लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप करना। एक ही लैंड पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप करना कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। अंडरस्टैंड? Whatever the output obtained is for the farmer and his family. It includes nomadic herding and shifting cultivation. अब जो भी इनको इनसे प्राप्त होता है उसके बाद क्या देखा गया है कि ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में भी 2 पार्ट है, नॉमेडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी छोटी छोटी लैंड्स पे ये जो सिंपल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं उसके बाद ये मूव कर जाते हैं
क्यों कर जाते हैं? क्योंकि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के 2 टाइप्स देखे जाते हैं, एक है नोमैडिक हर्डिंग, दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डिंग आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है नोमैडिक हर्डिंग? हर्डर्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड ग्रेज देम इन ऑर्डर टू मीट द बेसिक नीड्स। वो जो बड़े बड़े एनिमल्स के ग्रुप को लेके हर्डिंग करते हैं, नोमैड्स, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, एनिमल्स को पालने वाले, और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, सच एज मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन, शीप, याक, कैमल एंड गॉट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो ये कौन से एनिमल्स को रियर्ड करते हैं? शीप, याक, कैमल, गॉट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। हर्ट्समैन अलॉन्ग विद दैट एनिमल्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। तो जो हर्ट्समैन होते हैं वो अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह वाटर और फूड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। दे डू नॉट लीड अ सेटल लाइफ, वो एक सेटल लाइफ लीड नहीं करते। इट इज प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशियन पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में देखे जाते हैं, लाइक दैट सहारा, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये होते हैं नोमैडिक हर्डर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्लास तुम्हें समझा चुकी थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं, यानी एक जगह पर रुके, वहां पर इन्होंने लैंड देखी, वहां पर ट्रीज थे, प्लांट्स थे, तो उन सबको कट कर देते हैं। पहले तो वो सबको कट करके लैंड के बीच में उनको जला देते हैं, और फिर बाद में जलाने के बाद जो राख या एशेस जो बचती है, उस एशेस को वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि बहुत जल्दी क्रॉपिंग हो, और फिर उसके बाद उसमें क्रॉपिंग करते हैं। ये वहाँ पे क्रॉपिंग करने के बाद, एक दो क्रॉपिंग करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी लेवल ख़त्म हो जाती है क्योंकि एशेस उसमें मिल जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं, उस पर क्रॉपिंग करने के बाद आफ्टर उसके क्रॉपिंग को लेके हार्वेस्ट करके वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। कुछ टाइम के लिए 2, 3, 4 ईयर्स के लिए वो मूव कर जाते हैं आगे की लैंड पे। फिर वो आगे की लैंड पे जाते हैं, वहाँ पर भी ट्रीज कट करते हैं, उसे बर्न करते हैं, उसकी एशेस को सॉइल में मिक्स करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, देन दे मूव टू अनदर प्लेस। तो बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अंडरस्टैंड? ये मैंने पहले भी समझाया था। ये प्रैक्टिस ज़्यादातर हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड अमेजोन बेसिन पे ज़्यादा नज़र आती है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। इट इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, लेडेंग इन मलेशिया एंड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे और क्या कहा जाता है? इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग नाम स्लैश एंड बर्न, क्योंकि काट कर जला देना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।